आप सुन रहे हैं द मेकिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, लेखक रिचर्ड रोड्स की प्रसिद्ध पुस्तक। ये किताब परमाणु बम के निर्माण की पूरी कहानी को विस्तार से बताती है। विज्ञान, राजनीति और युद्ध के संगम की एक सच्ची कहानी। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलता हूं जो विज्ञान की प्रयोगशालाओं से निकलकर इतिहास के सबसे भयावह क्षणों तक जाती है। ये कहानी है परमाणु बम बनाने की, उस विनाशकारी शक्ति की जिसने न सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध का अंत किया बल्कि पूरी मानव सभ्यता को एक नए और अनिश्चित युग में धकेल दिया। ये कहानी है रिचर्ड रोड्स की अमर कृति द मेकिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब की। हमारी कहानी की शुरुआत 20वीं सदी के आरंभ में होती है, जब वैज्ञानिक परमाणु की संरचना को समझने की कोशिश में जुटे थे। उस समय तक परमाणु को पदार्थ की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई माना जाता था, लेकिन मैरी क्यूरी जैसे वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मिता पर अपने काम से यह दिखा दिया कि परमाणु के अंदर भी एक दुनिया है। उन्होंने रेडियम और पोलोनियम जैसे नए तत्व खोजे और दिखाया कि परमाणु ऊर्जा उत्सर्जित कर सकते हैं और एक तत्व से दूसरे तत्व में बदल सकते हैं। इसके बाद आए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्हें परमाणु भौतिकी का जनक कहा जाता है। 1909 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना प्रसिद्ध गोल्ड फॉइल प्रयोग किया। उन्होंने सोने की एक पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने पाया कि कुछ कण पन्नी से टकराकर वापस लौट गए। ये उस समय प्रचलित प्लम पुडिंग मॉडल के बिल्कुल विपरीत था, जिसमें माना जाता था कि परमाणु एक सजातीय गोला है। रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अधिकांश भाग में खाली जगह है और इसका लगभग सारा द्रव्यमान और धनात्मक आवेश एक छोटे से केंद्रक या नाभिक में केंद्रित है। यह एक क्रांतिकारी खोज थी। 1919 में उन्होंने पहली बार एक कृत्रिम नाभिकीय अभिक्रिया को अंजाम दिया, जिसमें नाइट्रोजन पर अल्फा कणों की बमबारी करके उसे ऑक्सीजन में बदल दिया। उन्होंने दिखा दिया कि एक तत्व को दूसरे में बदला जा सकता है और इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निकल सकती है। रदरफोर्ड के ही समकालीन थे नील्स बोर, जिन्होंने क्वांटम सिद्धांत के साथ परमाणु मॉडल को और परिष्कृत किया। बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे में कूदता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। इस सिद्धांत ने परमाणुओं के उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में मदद की। इन शुरुआती वैज्ञानिकों की खोजों ने यह समझने की नींव रखी कि परमाणु के नाभिक में कितनी अपार ऊर्जा छिपी है, वह ऊर्जा जो एक दिन पूरे शहरों को मिटा देगी। अब हम 1938 के दिसंबर में बर्लिन पहुंचते हैं। जर्मन रसायनज्ञ ओटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन अपनी प्रयोगशाला में यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कर रहे थे। उनका उद्देश्य नए तत्व बनाना था, लेकिन उन्होंने कुछ अप्रत्याशित पाया। यूरेनियम के नाभिक टूटकर हल्के तत्वों, खासकर बेरियम में बदल गए थे। ये एक अभूतपूर्व खोज थी जो उस समय की नाभिकीय प्रतिक्रियाओं की समझ के बिल्कुल विपरीत थी। हैन एक अनुभवी रसायनज्ञ थे, लेकिन वह इन परिणामों की व्याख्या करने में असमर्थ थे। उन्हें एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी की मदद की जरूरत थी। यहाँ पर कहानी में प्रवेश होता है लीज मीटनर का। मीटनर एक ऑस्ट्रियाई यहूदी भौतिक विज्ञानी थी, जिन्होंने हैन के साथ वर्षों तक काम किया था, लेकिन नाजी शासन के बढ़ते खतरे के कारण उन्हें जर्मनी छोड़कर स्वीडन भागना पड़ा था। हैन और मीटनर के बीच पत्राचार जारी था। जब मीटनर को हैन के अजीब परिणामों के बारे में पता चला, तो वह अपने भांजे ओटो फ्रिश के साथ क्रिसमस की छुट्टियों में उन पर मंथन करने लगी। दोनों ने मिलकर इस घटना की सैद्धांतिक व्याख्या पेश की। उन्होंने तर्क दिया कि यूरेनियम का नाभिक एक न्यूट्रॉन को सोखकर अस्थिर हो जाता है और दो छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और साथ ही कुछ अतिरिक्त न्यूट्रॉन भी। ये नए न्यूट्रॉन पास के अन्य यूरेनियम नाभिकों को विखंडित कर सकते हैं, जिससे एक श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है। मीटनर और फ्रिश ने इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन नाम दिया। फ्रिश ने कोपेनहेगन में नील्स बोर के संस्थान में प्रयोग करके इस सिद्धांत की पुष्टि की। 1939 की शुरुआत में जब यह खोज सार्वजनिक हुई तो वैज्ञानिक समुदाय में हड़कंप मच गया। दुनिया भर के भौतिक विज्ञानियों और रसायनज्ञों ने महसूस किया कि उनके सामने एक ऐसी शक्ति थी जो दुनिया को बदल सकती है। किसी ने इसके शांतिपूर्ण उपयोग का सपना देखा, तो किसी ने इसकी विनाशकारी क्षमता को देखा। ये वही समय था जब यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला था। हंगरी के भौतिक विज्ञानी लियो जेलार्ड, जो नाजियों के बढ़ते खतरे से भयभीत थे, ने महसूस किया कि जर्मन वैज्ञानिक भी इस खोज पर काम कर रहे हैं। उन्हें डर था कि हिटलर के पास पहले परमाणु बम हो सकता है। जिलार्ड ने अल्बर्ट आइंस्टीन से मिलकर उन्हें इस खतरे से अवगत कराया। अगस्त 1939 में आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक ऐतिहासिक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि जर्मनी परमाणु बम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस पत्र ने अमेरिका की आंखें खोल दी और परमाणु बम बनाने की दिशा में पहली आधिकारिक पहल हुई। ये परियोजना इतनी विशाल और गुप्त थी कि इसे कोड नाम दिया गया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसके प्रमुख वैज्ञानिक निदेशक बनाए गए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर
और सैन्य निदेशक बने जनरल लेस्ली ग्रोव्स। ओपेनहाइमर एक शानदार सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे जो विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय स्थापित कर सकते थे। ग्रोव्स एक कुशल इंजीनियर और सैन्य अधिकारी थे जो इस विशालकाय परियोजना को संभालने की क्षमता रखते थे। परियोजना के लिए 3 गुप्त शहर बसाए गए। न्यू मैक्सिको के सुदूर इलाके में लॉस एलामोस प्रयोगशाला बनी जहां बम का डिजाइन और निर्माण होना था। टेनेसी में ओक रिज शहर बसाया गया जहां यूरेनियम संवर्धन यूरेनियम 235 को अलग करने के विशाल संयंत्र लगाए गए। वॉशिंगटन राज्य में हैफर्ड साइट बनाई गई जहां प्लूटोनियम P9 का उत्पादन करने के लिए बड़े बड़े नाभिकीय रिएक्टर बनाए गए। बम बनाने की राह में सबसे बड़ी चुनौती थी पर्याप्त मात्रा में विखंडनीय पदार्थ फिसाइल मटेरियल जुटाना। प्राकृतिक यूरेनियम में 99.3% यूरेनियम 238 होता है जो विखंडन के लायक नहीं है और केवल 0.7% यूरेनियम 235 होता है जो विखंडन में सक्षम है। यूरेनियम 235 को अलग करना एक बेहद मुश्किल काम था क्योंकि दोनों समस्थानिक आइसोटोप रासायनिक रूप से एक जैसे होते हैं, केवल उनके द्रव्यमान में मामूली अंतर होता है। ओक रिज में गैसीय प्रसार गैसियस डिफ्यूजन नामक विधि का इस्तेमाल किया गया। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को हजारों झिल्लियों से गुजारा गया। हल्का यूरेनियम 235 भारी यूरेनियम 238 की तुलना में थोड़ा तेजी से झिल्लियों से गुजरता था। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर यूरेनियम 235 की सांद्रता बढ़ाई जा सकती थी। ये एक बेहद ऊर्जा गहन और धीमी प्रक्रिया थी। एक अन्य विधि थी विद्युत चुंबकीय पृथक्करण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, जिसे कैलोट्रॉन प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसे अर्नेस्ट लॉरेंस ने बर्कले में विकसित किया था। इसमें विशाल चुंबकों का उपयोग करके यूरेनियम के समस्थानिकों को उनके द्रव्यमान के आधार पर अलग किया जाता था। यह विधि भी बेहद ऊर्जा गहन थी और इसके लिए जटिल तकनीक की जरूरत थी। यूरेनियम के अलावा वैज्ञानिकों ने प्लूटोनियम 270 सवार भी काम किया। प्लूटोनियम प्रकृति में नहीं पाया जाता, इसे नाभिकीय रिएक्टरों में बनाया जा सकता है। एनरिको फर्मी ने शिकागो विश्वविद्यालय में दुनिया की पहली नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को अंजाम दिया। इसके बाद हैफर्ड में बड़े पैमाने पर रिएक्टर बनाए गए जहां यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करके प्लूटोनियम का उत्पादन किया गया। अब पर्याप्त विखंडनीय पदार्थ उपलब्ध था तो बम का डिजाइन तैयार करना था। 2 मुख्य डिजाइन बनाए गए। पहला था गन टाइप डिजाइन। यह अपेक्षाकृत सरल था। इसमें यूरेनियम 235 के एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े पर दागा जाता था जिससे दोनों मिलकर एक सुपर क्रिटिकल द्रव्यमान बना लेते और विस्फोट हो जाता। इस बम को लिटिल बॉय नाम दिया गया। ये डिजाइन भरोसेमंद था लेकिन इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में यूरेनियम 235 की जरूरत थी जो दुर्लभ था। दूसरा डिजाइन था इम्प्लोजन या आंतरिक विस्फोट वाला। ये ज्यादा जटिल था लेकिन इसमें प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया जा सकता था। इस बम को फैटमैन नाम दिया गया। इसमें प्लूटोनियम के एक गोल कोर के चारों तरफ विशेष आकार के विस्फोटक लगाए गए थे। इन विस्फोटकों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि एक साथ फटने पर वे प्लूटोनियम कोर पर अंदर की ओर एक शक्तिशाली दबाव बनाएं और उसे संपीड़ित कंप्रेस करके सुपर क्रिटिकल बना दें। इस परिशुद्ध विस्फोट को प्राप्त करने के लिए जॉन वॉन न्यूमैन जैसे वैज्ञानिकों ने एक्सप्लोसिव लेंस और शॉक वेव्स के सिद्धांत पर काम किया। वर्षों की अथक मेहनत और अरबों डॉलर की लागत के बाद परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। अब ये परीक्षण करने का समय आ गया था कि क्या ये विशाल प्रयोग सफल होगा। 16 जुलाई 1945 की सुबह न्यू मैक्सिको के अलामोगोर्डो रेगिस्तान में एक स्थल चुना गया जिसे ट्रिनिटी नाम दिया गया। वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी एक अजीब सी बेचैनी और प्रत्याशा के साथ इंतजार कर रहे थे। सुबह ठीक 5:29 द गैजेट नामक इस इम्प्लोजन डिवाइस का विस्फोट किया गया। एक अद्भुत रोशनी पैदा हुई जो 200 मील दूर तक देखी गई। फिर एक भयंकर धमाका हुआ और 40,000 फीट ऊंचा एक मशरूम क्लाउड आकाश में उठा। जो लोग वहां मौजूद थे उनके चेहरे पर विस्मय, आश्चर्य और भय एक साथ देखे जा सकते थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक निदेशक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बाद में कहा कि उस क्षण उनके मन में भगवद गीता की एक पंक्ति आई, अब मैं मृत्यु बन गया हूं दुनिया का विनाशक। ये वाक्य उस गहरे आत्मग्लान और सदमे को दर्शाता है जो उन वैज्ञानिकों ने महसूस किया जिन्होंने यह विनाशकारी शक्ति पैदा कर दी थी। टेस्ट डायरेक्टर केनेथ बेनब्रिज ने ओपेनहाइमर से कहा, अब हम सब कमीने हैं। ट्रिनिटी परीक्षण ने दिखा दिया कि परमाणु बम सिर्फ एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं बल्कि एक वास्तविक और भयानक हथियार था। अब सवाल था कि इस हथियार का इस्तेमाल किया जाए या नहीं। प्रशांत महासागर में जापान के साथ युद्ध जारी था। ओकिनावा की लड़ाई में भारी नुकसान के बाद अमेरिकी सेना को उम्मीद थी कि जापान पर सीधा आक्रमण बेहद खूनी होगा जिसमें लाखों लोग मारे जा सकते हैं। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन और उनके सैन्य सलाहकारों का मानना था कि परमाणु बम का इस्तेमाल करके युद्ध को जल्दी समाप्त किया जा सकता है और अनगिनत अमेरिकी और जापानी जानें बचाई जा सकती हैं। इसके पीछे राजनीतिक कारण भी थे। सोवियत संघ ने अगस्त 1945 में जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का वादा किया था। अमेरिकी नेता युद्ध को सोवियत हस्तक्षेप से पहले समाप्त करना चाहते थे ताकि युद्ध के बाद एशिया में सोवियत प्रभाव को सीमित किया जा सके। परमाणु बम अमेरिकी सैन्य श्रेष्ठता का प्रदर्शन था
जो युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका को एक अलग स्थान दिला सकता था। कई वैज्ञानिकों ने बम के इस्तेमाल का विरोध किया। लियो जिलार्ड और जेम्स फ्रैंक जैसे वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि बिना चेतावनी के इस हथियार का इस्तेमाल करना नैतिक रूप से गलत होगा। उन्होंने एक निर्जन स्थान पर बम का प्रदर्शन करने का सुझाव दिया ताकि जापान पर आत्मसमर्पण का दबाव बनाया जा सके। लेकिन युद्ध मंत्री हेनरी स्टिम्सन और राष्ट्रपति ट्रूमैन का मानना था कि प्रदर्शन विफल हो सकता है और जापान पर कोई असर नहीं डालेगा। आखिरकार बम का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। 6 अगस्त 1945 की सुबह एनोला गे नामक B-29 बमवर्षक विमान ने हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय गिरा दिया। यह यूरेनियम बम था। विस्फोट इतना भयानक था कि पूरा शहर पलक झपकते ही तबाह हो गया। लगभग 1,40,000 लोग तुरंत मारे गए और हजारों घायल हुए। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन प्लूटोनियम बम गिराया गया। वहां भी 70,000 से अधिक लोग मारे गए। जापान ने 15 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी ने दुनिया को एक नए युग में धकेल दिया, परमाणु युग। इसने न केवल युद्ध की प्रकृति बदल दी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय की। अमेरिका के पास परमाणु बम का एकाधिकार था, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं रहा। सोवियत संघ ने अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर दिया और 1949 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही शीत युद्ध और परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दुनिया भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के प्रयास शुरू हुए। 1946 में अमेरिका में परमाणु ऊर्जा आयोग AEC का गठन किया गया, जिसका काम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु सामग्री के प्रसार को रोकना था। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर किए गए, जो 1970 में लागू हुई। इस संधि का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना था। परमाणु बम ने गहरे नैतिक और दार्शनिक प्रश्न भी खड़े किए। क्या इस तरह के विनाशकारी हथियार का इस्तेमाल कभी उचित हो सकता है? क्या विज्ञान को ऐसे हथियार बनाने चाहिए जो पूरी मानवता को खतरे में डाल सकते हैं? इन सवालों ने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम लोगों को परेशान किया। आइंस्टीन और बर्ट्रैंड रसेल ने 1955 में एक घोषणा पत्र जारी कर दुनिया से परमाणु युद्ध के खतरे को समझने और इससे बचने का आग्रह किया। आज भी परमाणु हथियारों का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि वे पूरी मानव सभ्यता को कई बार नष्ट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कार्यकर्ता लगातार निरस्त्रीकरण और परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन की मांग कर रहे हैं। 2017 में परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान ICAN को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। परमाणु बम की कहानी सिर्फ एक हथियार के निर्माण की कहानी नहीं है। ये मानवीय सरलता, महत्वाकांक्षा, भय और विनाश की कहानी है। ये विज्ञान की उस अद्भुत शक्ति की कहानी है जो हमें सितारों तक ले जा सकती है, लेकिन साथ ही हमें खुद को भस्म करने का हथियार भी दे सकती है। ये कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारे पास जो शक्ति है, उसके साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। और यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा सबक है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।